अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज में समझा रहा था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंस के बारे में बता रहा था। तो ये नॉन टर्म्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, प्लीज इसको आप याद रखिएगा कि ये बहुत ज्यादा रिपीट होती है। इस पे वो ये बताते हैं कि आपके पास एक फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स होता है। देखिए, ग्रामर एक छोटा सा सेट ऑफ रूल्स है। आप उसको लेके पता नहीं कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये वही बात कर रहे हैं कि एक ऐसा सेट होता है जिसको आप लेके हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये लैंग्वेज को चॉम्स्की इस तरह से देखता है। हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना कुछ थियरीज हैं। आप उसके नाम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके नाम आप देखिए, 5 थियरीज हैं सिंपली। यहाँ पे आपकी डिवाइन सोर्स थियरी है। उसके अलावा नेचुरल साउंड सोर्स जिसको आप बाओ बाओ थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद आपकी नेचुरल सोशल इंटरेक्शन थ्योरी है। जो ही हो थ्योरी भी उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे इन थ्योरीज बताने का मकसद ये है कि भाई लैंग्वेज जब आई तो कैसे आई, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, और कैसे ये साउंड्स हमारे जो है ना लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए। तो ये सब की एक अजम्पशंस हैं। आप ये ना समझे कि ये एग्जैक्ट थ्योरीज हैं और अब सबको पता है कि इसी से ही लैंग्वेज आई। ये सबका ख्याल था कि लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती थी, वैसे भी आ सकती थी, है ना। तो फिर सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। और कभी कभी इनके नाम भी पूछे जाते हैं। समटाइम बहुत सारे थ्योरीज के ऑथर्स का पता होता है और समटाइम इसका नहीं पता। अब डिवाइन सोर्स थियरी है, अब इसके ऑथर्स का नहीं पता। ये जो है ना सुनती हुई हमारे यहाँ तक पहुंची है, एक कल्चरल ट्रांसमिशन के थ्रू। लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो लैंग्वेज हमारे पास है ये डिवाइन सोर्स के थ्रू आई है। आपकी जो खुदा की तरफ से जो आपको एबिलिटीज मिली है उसकी तरफ से है। यहाँ पे नेचर का या किसी और चीज का कोई भी अमल दखल नहीं है। तो पहली थ्योरी है डिवाइन सोर्स थ्योरी। पर मैं आपको फिर भी ये बताता चलूं कि जो मोस्ट ऑफ थ्योरीज जो आती हैं आपके पेपर में, जो बहुत रिपीटेड है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपकी बाओ थ्योरी और आपकी ही हो थ्योरी बहुत ज्यादा आती है। ये वो थ्योरीज हैं जो आपकी सबसे ज्यादा पेपर में रिपीट होती है। तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दीज टू। आप जब नॉट जो आपका जो जॉर्ज यूल की बुक है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ आएगा कि आप क्या उसमें क्या जो है ना चीजें पढ़नी चाहिए आपको। अब आते हैं नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी पे, बाओ थ्योरी। अब बाओ थ्योरी पे सिंपली आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो हमारे इर्द गिर्द साउंड्स होते हैं, नेचुरल साउंड्स हैं, जिसको इंग्लिश में ओनोमोटोपियाज भी कहा जाता है। एक वर्ड आप ये गूगल भी कर सकते हैं। इसको इसको कहते हैं ओनोमोटोपियाज। ओनोमोटोपिया वो साउंड्स होते हैं जो या तो जो है ना जो आपके नेचुरल साउंड्स होते हैं, जैसे वाटर, पानी का गिरना जिसको आप स्प्लैश कहते हैं, जो आपका धमाका दो से बूम कहते हैं। ठीक है। तो ये जो भी साउंड्स हैं, ये चिरपिंग, ये जो भी साउंड्स आपके आते हैं, ये सारे इसको आप बाव थ्योरी कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो ऑटो जेफरसन जेस्पर्सन इसका पायनियर था, 1922 में इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। और उनके हवाले से ये था कि भाई जो भी हमने साउंड सीखे, हमने नेचर को देख के सीखे। जो नए नए इंसान आए थे उन्होंने अपने इर्द गिर्द की नेचर को देखा, उसको एनालाइज किया, उसको समझा, और उन साउंड्स को उन्होंने कॉपी करना शुरू किया। एंड दिस इज हाउ वी लर्न द लैंग्वेज। अब ये उनका जो था ना एक पर्सपेक्टिव था। उसके बाद था सोशल इंटरेक्शन थियरी। सोशल इंटरेक्शन थियरी यो थ्योरी में भी वो यही बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी सोसाइटी में देखा और अजीब साउंड देखे, तो उन साउंड को रिप्लिकेट करके खुद में उन्होंने बोलना जब शुरू किया, तो वहां से उनकी लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हुई। और एंथ्रोपोलॉजी लाइक फेडरिक मैक्स म्यूलर था, लेट 19th में, उन्होंने इस थ्योरी को जो है ना प्रपोज किया था। उसके बाद फिजिकल एडेप्शन थ्योरी है, जिसको फिजिकल एडाप्टेशन थ्योरी भी कहते हैं। ये आपकी बेस करती है चार्ल्स डार्विन के वर्क पे, जिसने द डिसेंट मैन में इसको डिस्कस किया था। वो ये बताता है कि जो आप मशक्कत करते हैं ना, जो आप अपनी कोई चीज उठाते हो, जो आवाज करते हो, जो आवाज आपकी होती है कुछ उठाते हो या भारी, तो उसमें से आपने फिजिकल एक्टिविटीज में से आपने लैंग्वेज को सीखा। उसके बाद आपकी जो लास्ट थ्योरी, जो इतनी आती नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेलम वेनेट ने दी थी 20वीं सेंचुरी में। और उसको जेस्चरल थ्योरी कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज तो पहले क्रिएट खैर नहीं हुई थी, पहले उन्होंने जेस्चर से स्टार्ट किया था, एंड देन दे इवेंचुअली टर्नड आउट टू स्पीकिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो इस थ्योरी में सिंपली ये है कि आपके जेस्चर्स से आपने लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। तो खैर इसमें से जो मोस्ट पावरफुल थ्योरीज हैं वो दो ही हैं, सेकंड एंड थर्ड, जिसको आप बाओ थ्योरी और यो ही हो थ्योरी भी कहते हैं।
तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट। जब आप जॉर्ज यूल की बुक पढ़ें तो प्लीज इन पे ज्यादा फोकस करिएगा, और उनके ऑथर्स के नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और ये मैं जस्ट एस इंग्लिश के लिए नहीं कह रहा, आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें ये थेरीज आपकी सबसे ज्यादा आएंगी। अच्छा, अब लैंग्वेज तो हमने पढ़ ली कि भाई लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज में जो है ना, लैंग्वेज आई कैसे, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्यों हुई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई चार्ल्स हॉकेट के डिजाइन फीचर ऑफ लैंग्वेज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना लाजमी है, क्योंकि इसके बिना आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। और ये तो ऐसा टॉपिक है जो बार बार लैंग्वेज में रिपीट होता है। 1960 में एक ऑथर था यहाँ, एक लिंग्विस्ट था, जो और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी उनको कहा जाता है। चार्ल्स हॉकेट उनका नाम था, चार्ल्स फ्रांसिस हॉकेट, जिन्होंने एक फीचरल स्टडी की थी लैंग्वेज की। लैंग्वेज में ऐसी क्या खूसियात हैं या खूबियां हैं जो उसको मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती हैं। तो उसने 13 डिजाइन फीचर जो है ना निकाले कि भाई ये पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस में अप्लाई होते हैं। यानी उनके मुताबिक ये ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में इक्वल है, सेम है, सब पे अप्लाई होती है। मोर इम्पोर्टेंटली उसने क्या किया कि ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस पैदा करना शुरू किया। अब उसके जो 9 फीचर्स थे वो दोनों में ही मैच हो सकते थे, यानी दोनों शेयर करते थे, एनिमल्स में भी थी और आपके जो है ना इंसानों में भी थी। पर 4 ऐसे उसने आखिर में दिए जो सिर्फ ह्यूमन के लिए ही थे। लेटर ऑन उसने उसमें 3 और भी ऐड किए थे, पर उसके बावजूद भी जो है ना आपके 13 ही उसको एक्सेप्ट किया गया, 13 को आखिर में एक्सेप्ट करके रखा गया। तो वो कौन से थे, लेट्स सी। ये 7 अभी लिखे हुए हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे आपके 6 और भी हैं। तो मैं आपको आराम से बताना चाहूंगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इनके जो वर्ड्स हैं, जो इनके नाम है, इसी से ही ये सारी चीजें क्लियर है कि ये क्या चीज है, ये क्या भला है। उसने कहा भाई लैंग्वेज जो है ना वोकल और ऑडिटरी है। जाहिर सी बात है, आपके वोकल ऑडिटरी कैसे, क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड से ही प्रोड्यूस होती हैं, और आप इसको सुनते भी हैं, ऑडिटरी भी हैं, यानी आप बोलते भी हैं और इसको सुनते भी हैं। इसलिए वोकल भी हैं, ऑडिटरी भी हैं। यानी आपके वोकल कॉर्ड जो आपका गला है उसको प्रोड्यूस करता है, और आपके कान उसको सुनते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वोकल एंड ऑडिटरी। लैंग्वेज में वोकल भी है और ऑडिटरी भी है। सेकंड वन है ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। भाई इसके जो सिग्नल्स हैं वो मल्टीपल लिसनर्स को एट ए टाइम जो है ना आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा खड़ा है और एक बोल रहा है, तो ऑलमोस्ट सारे ही जो सामने आपको खड़े हैं वो सुन सकते हैं। तो मल्टीपल लिसनर्स एट वंस ही उसको सुन सकते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन भी हमारी लैंग्वेज में मौजूद होती है। उसके बाद है ट्रांजिटरीनेस। इसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज सिग्नल्स आर टेम्पररी एंड फेड अवे आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड। जब आप लैंग्वेज को बोलते हैं तो वो आखिर में फेड अवे हो जाती है, यानी तो साउंड है वो आखिर में खत्म हो जाता है। तो ये भी हमारे पास जो है ना, कोई भी साउंड प्रोड्यूस जब होता है तो कहीं पे जाके आखिर में वो खत्म हो ही जाता है। तो ये जो थर्ड एबिलिटी है वो भी हमारी लैंग्वेज में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद होती है इंटरचेंजेबिलिटी। अब इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, टू वे जो आप प्रोसेस करते हैं ना, आप बोलते भी हैं और फिर मैसेज रिसीव भी करते हैं। स्पीकर्स कैन बोथ सेंड एंड रिसीव मैसेज इन एनी लैंग्वेज। आप किसी भी जुबान में जो स्पीकर होता है वो मैसेज भेजता भी है और रिसीव भी करता है। ये सारे लैंग्वेजेस में होती है मोस्ट। टोटल फीडबैक। टोटल फीडबैक का मतलब है कि जो स्पीकर होता है रियल टाइम में अपनी आवाज को, अपनी स्पीच को जो है ना मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो आपको टोटल फीडबैक की भी एबिलिटी आपकी लैंग्वेज में मौजूद होती है। अच्छा, सेमेंटिसिटी। सेमेंटिसिटी या सेमेंटिक्स ये एक ब्रांच भी है लिंग्विस्टिक्स की, जिसका मतलब होता है माना की स्टडी करना, स्टडी ऑफ मीनिंग। उसमें सिंपली ये होता है कि लैंग्वेज कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग्स रिलेटिंग टू साउंड्स टू कॉन्सेप्ट्स। आपकी लैंग्वेज होती है जिसमें आप जो भी आवाज बोलते हैं, मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ चेयर, बुक, स्कूल, लाइब्रेरी, तो हर उस साउंड की कोई ना कोई मीनिंग भी है। अच्छा, तो उसके बाद आती है डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस का क्या मतलब होता है कि जो आपकी लैंग्वेज है वो आपके छोटे छोटे डिस्टिंक्ट यूनिट में से बनी है। मिसाल के तौर पर साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं, और जब आप उसको कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट वेरिएंट, जब आप उसको कंबाइन करते हैं तो आप लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस डिस्क्रीट यूनिट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कंबाइन करते हैं। तो ये 7 आपके जो है ना पहले या स्टार्टिंग वाले डिजाइन फीचर थे। एंड देन
आपके लास्ट 6 ये हैं ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी का मतलब होता है कि आपकी लैंग्वेज दो पैटर्न पे होती है, दो लेवल्स पे होती है। एक आपके पास साउंड है ब ट ब प स क, ये सारे आपके साउंड है जो मीनिंगलेस है। एंड देन आपके वर्ड्स आते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं। तो आपकी लैंग्वेज जो होता है दो हिस्सों में या दो लेवल्स पे होती है। पहला लेवल आपकी मीनिंग या मीनिंगलेस यूनिट्स होते हैं, और आप उनको टर्न करते हैं तो मीनिंगफुल यूनिट्स जो आपके वर्ड्स होते हैं। ये आपकी ड्युअलिटी है, इसको ड्युअलिटी आप पैटर्निंग भी कहते हैं, जस्ट ड्युअलिटी भी कहते हैं। देन हम आते हैं प्रोडक्टिविटी पे। भाई आप जैसे चॉम्स्की ने कहा कि स्पीकर कैन क्रिएट एंड अंडरस्टैंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यू मैसेजेस। आप पता नहीं कितने, इनफाइनाइट का मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, आप इतने मैसेज बना सकते हैं लैंग्वेज। उसके बाद है आर्बिट्रेरीनेस, जो मैंने वही बात की कि भाई देयर इज नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स फॉर्म एंड इट्स मीनिंग। किसी भी लफ्ज और उसकी मीनिंग में जो कनेक्शन होता है उसका कोई लॉजिक नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं कहूँ चेयर, तो शायद इस चेयर वर्ड का मतलब किसी लैंग्वेज में कोई और हो। या मिसाल के तौर पर हम, अगर मैं सिंधी की बात करूँ तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। मैं कहूँ बला, अब आप बला जो वर्ड है हम मॉन्स्टर मॉन्स्टर को भी कहते हैं या कोई और चीज कंसिडर करते हैं। पर अगर आप घोटी के एरिया में जाएंगे वहां पे आप जब लोगों से बात करें तो बला इज समथिंग बिग फॉर दैम, वो उसको बिग समझते हैं। तो देखिए, कोई भी जो एक वर्ड है उसके साथ जो मीनिंग अटैच है उसकी कोई भी रैशनलिटी नहीं है। ये सारे आर्बिट्रेरीनेस, ये हमने खुद उनको ये मीनिंग अटैच की हुई है, इनके पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। ये भी उसकी जो है ना फीचर है। दूसरा होता है स्पेशलाइजेशन। लैंग्वेज सर्व स्पेशल कम्युनिकेटिव पर्पज एंड इज अडॉप्टेड टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप लैंग्वेज को मोल्ड कर सकते हैं एज पर सिचुएशन। आप कहाँ बैठे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप टीचर के साथ बैठे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन का मोड डिफरेंट होगा। अगर आप फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो यू विल स्पीक डिफरेंटली। And if you are sitting with any person who is really close to you, you'll be, speaking really differently. So it's all about the uh, environment and your context. So specialization refers to the context in which you are talking about or you are communicating. जिस context में आप communicate करते हैं आप उस हिसाब से बोलते हैं। This is called specialization. अच्छा, देन कम्स डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, और ये इंसानों में ही होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो इंसान होते हैं वो पास्ट एंड देन फ्यूचर दोनों के बारे में बात कर सकते हैं, और ये एबिलिटी जस्ट आपके पास होती है। एनिमल्स कैन नॉट टॉक अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट, so that's why displacement is something that is totally pertinent to we people. अच्छा, देन कल्चरल ट्रांसमिशन। लैंग्वेज जो होती है थ्रू कल्चर आपके पास आती है, आप कल्चर उसको ट्रांसमिट करते हैं, आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं उनके थ्रू आप तक पहुंचते हैं। तो सारा ये लैंग्वेज के बारे में था, एंड नाउ लिंग्विस्टिक्स। अब लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज जो होती है मैं उसके बारे में एक छोटा सा फर्क बता देता हूँ। ये आप लैंग्वेज खुद भी पढ़ सकते हैं, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब इट। लिंग्विस्टिक्स को पूरी एक लाइन में डिफाइन किया जाता है, वही साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। अब आप पूछेंगे कैसे साइंटिफिक है। देखें, आप जब जो ग्रामर आप पढ़ते हैं उसको आप जो है ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं। यानी आप जो है ना सिंपली ये पढ़ते हैं कि भाई ये जो वर्ड है ना उसको कैसे यूज करना है। मिसाल के तौर पे आपको ये बताया जाता है कि भाई ये जो थर्ड फॉर्म है ये आपने इस टेंस में यूज करना है, ये जो सेकंड फॉर्म है आपने इस टेंस में यूज करना है। पर लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी, और वो आपको ये बताती है कि भाई अगर आपने ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया तो क्यों यूज किया, उसका रीजन क्या था। लिंग्विस्टिक्स इज सिंपली जो है ना एनालिसिस करती है आपकी लैंग्वेज कि भाई अगर ये वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है। लिंग्विस्टिक्स ट्राइज टू एक्सप्लोर द रैशनल बिहाइंड यूजिंग ईच एंड एवरीथिंग इन लैंग्वेज। आप लैंग्वेज में जो जो चीजें यूज करती हैं उसके पीछे रैशनल ढूंढने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए इसको आप साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि आप इसमें फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी पढ़ते हैं। आप साउंड कैसे दिमाग में आपके माउथ में कैसे प्रोड्यूस होते हैं। आप वोकल ऑर्गन्स पढ़ते हैं कि भाई जो लिप हैं टीथ हैं कैसे कैसे जो है ना ये सारे मिलके कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए आप उसमें इसको साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। जब आप कोई भी चीज जो है ना थ्रू एक्सपेरिमेंट्स करें तो उसको आप जो है ना साइंस ही कहेंगे। तो लिंग्विस्टिक्स में भी आप लैंग्वेज के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। भाई अगर मैं दो लिप्स मिलाऊंगा तो कौन सा साउंड बनेगा, ब, प्लोजिव साउंड बनेगा। तो दिस इज हाउ लिंग्विस्टिक्स वर्क्स। तो लिंग्विस्टिक्स जो होती है वो सिंपली यूनिवर्सल ग्रामर पे फोकस करती है,
और आपका जो ग्रामर होता है वो ट्रेडिशनल ग्रामर पे ही फोकस करता है। तो इसलिए लिंग्विस्टिक्स जो है ना जस्ट लैंग्वेज से डिफरेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज। हम आगे बढ़ते हैं। मैं अगर लैंग्वेज को मैं लैंग्वेज पढ़ भी सकता हूँ यहाँ पे। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज encompassing its structure, use and evolution. It involves analysis of language sounds, words, sentences, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, ये सारे इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस आप जो ऊपर वाली तस्वीर देख रहे हैं नॉम चॉम्स्की की, और नीचे वाली तस्वीर आप देख रहे हैं फर्डिनेंड डी सोसो, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको सवाल आए कि भाई लिंग्विस्टिक्स का फादर कौन है, तो आप कहेंगे फर्डिनेंड डी सोसो। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर कौन है, तो आप कहेंगे नॉम चॉम्स्की। तो दीज आर द फादर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इनकी डेफिनेशन आप देख लें। फर्डिनेंड डी सोसो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स। कहते हैं कि ये स्टडी है रिलेशनशिप की, किसके बीच में, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कौन से हैं भाई? सब्जेक्ट, वर्ब और जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर ये तीनों लगे हुए हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, और अगर मैं आपको उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको उसके लिए डेफिनेशन ज्यादा समझ में आएगी। बेसिकली ये कहना चाहता है कि हम लिंग्विस्टिक्स में ये पढ़ते हैं कि भाई जो सेंटेंस आपने क्रिएट किया है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब नॉम चॉम्स्की पे आते हैं। अब वो कहते हैं लिंग्विस्टिक्स इज स्टडी ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस अंडरलाइंग लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन। वो कहते हैं लिंग्विस्टिक्स क्या है? सिंपली एक दिमाग से रिलेटेड प्रोसेस है, जिसमें आप देखते हैं कि भाई लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे समझी जाती है या कॉम्प्रीहेंड की जाती है। तो ये दो उनके अपने ख्यालात हैं, और ये इनके जो ख्यालात हैं इनकी थियरीज के हवाले से हैं। तो जब मैं आपको उनकी थियरीज पढ़ूंगा तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाहते थे। अच्छा, अब लिंग्विस्टिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इसको माइक्रो लिंग्विस्टिक्स या मैक्रो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ये दोनों दो ब्रांचेस हैं, और इनके दूसरे नाम ये हैं कि जो माइक्रो है इसको आप जो है ना इंट्रा लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। नहीं, इसको आप कहते हैं इंटर लिंग्विस्टिक्स, और मैक्रो का आप कहते हैं इंट्रा लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। तो ये इनकी ब्रांचेस आपकी दो डिवाइड हो सकती है, इंट्रा और इंटर में भी, और उसको माइक्रो और मैक्रो भी कह सकते हैं। तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में सिंपली इसकी जो बेसिक ब्रांचेस हैं, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, ये सारी की सारी प्रैग्मेटिक्स, ये सारी की सारी आपकी माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में आ जाती है। मैक्रो में कौन सी आती हैं? आपकी जो इसकी बड़ी ब्रांचेस है, साइको लिंग्विस्टिक्स, जिसमें आप कॉम्प्रिहेंशन प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स आती है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि सोसाइटी का लैंग्वेज में क्या असर पड़ता है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, इवेंचुअली सारी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ही है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर में क्या लिंग्विस्टिक्स का रोल है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज किया जाता है, एंड सो ऑन। तो आपकी ये सारी माइक्रो मैक्रो में आती हैं, एंड देन आपकी जो दूसरी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग वाली, वो आती है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में। तो ये इसकी दो मेजर ब्रांचेस हैं। पर आज हमारा जो फोकस होगा वो माइक्रो पे होगा, वो मैक्रो पे इतना जाते नहीं है, और जिन जिन पे जाते हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि इन इन पे जाते हैं, उनको पढ़ा करिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो माइक्रो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर मैक्रो में जस्ट आप साइको लिंग्विस्टिक्स को पढ़ेंगे और सोशियो को पढ़ेंगे, बस और किसी को नहीं पढ़ेंगे। ये दो आपके लिए काफी है। अच्छा, ये सारा इसके बारे में था। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो है ना हम कैसे एसपीएससी की, जनाब की एसपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपके पास अगर जॉर्ज यूल की बुक है तो आप उसको फॉलो करें, और उसको फॉलो करके आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी मेरी इस मीटिंग में कुछ बच्चे हैं जो मेरे कॉलेज में भी पढ़े हुए थे, तो वो अपनी प्रिपरेशन के लिए भी जो है ना तैयारी कर सकते हैं। अब देखें आप यहाँ पे, ये 9 चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की कि आपने क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए, आप स्टार्ट करेंगे, पहला पहला चैप्टर ओपन करेंगे, उसमें द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो जैसे आप उसको खोलेंगे तो आपके पास थ्योरीज वगैरह आ जाएंगी, ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी कैसे स्टार्ट हुई। और फिर आपकी ह्यूमन लैंग्वेज सेकंड में सेकंड चैप्टर आप खोलेंगे, उसमें जस्ट आप डिजाइन फीचर्स पढ़ेंगे और थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना। देन आप आएंगे थर्ड चैप्टर पे, वहां पे आप जस्ट क्या पढ़ेंगे, साउंड्स ऑफ लैंग्वेज एंड फोनेटिक्स पढ़ेंगे। उसमें आप मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये दो चीजें आपने करनी है। ये मैं आपको इसलिए शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स बहुत होती है। तो जस्ट फोकस करें एग्जाम पर्सपेक्टिव के हवाले से।
अच्छा, फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ेंगी साउंड पैटर्न, यानी साउंड्स को कैसे आप पैटर्न करके उनको मीनिंगफुल बनाते हैं। उसमें आप फोनिम्स पढ़ेंगे, फोन्स पढ़ेंगे, एलोफोन्स पढ़ेंगे, मिनिमल पेयर्स पढ़ेंगे, सिलेबल्स पढ़ेंगे। ये सिलेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। देन आपका वर्ड फॉर्मेशन का वो सारे प्रोसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसमें सवाल आते ही आते हैं। देन आपका मॉर्फोलॉजी है, इसमें आप मार्फीम्स को ज्यादा पढ़ेंगे, बस मार्फीम्स पूरा पढ़ लें, दैट्स इट। उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिंटेक्स पढ़ेंगे, सिंटेक्स में पेज नंबर 97 और 98 है, इसमें दो टॉपिक्स हैं, डीप और सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, और एम्बिग्यूटीज होती है। आपने जस्ट ये चीजें पढ़नी है बस, और कुछ भी नहीं। सेमेंटिक्स पे आप आ जाएं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें और सेमेंटिक रूल्स पढ़ें, उसके अलावा कुछ ना पढ़ें, जस्ट इसको देखें। प्रैग्मेटिक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है वो पढ़ें, डायक्सिस पढ़ लें, रेफरेंसेस पढ़ लें, प्री सपोजिशन है टॉपिक वो पढ़ लें, और स्पीच पढ़ लें। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपनी तैयारी इस को लेके शुरू करें, तो मेरा नहीं ख्याल आपको एक हफ्ते से ज्यादा लगने वाला है। यू कैन कंप्लीट इंटायर बुक विद इन अ वीक, अगर आप इसको लेके चलें। और दूसरी बात यह है कि जो सीरियस लोग हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि भाई ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लड़के या जो आपके करीब कलीग होंगे, वो तैयारी जो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से बुक्स लेके आएंगे। पर हमेशा एसपीएससी क्या करता है, आपको बेसिक पे रखता है, और बेसिक पे रख के ही आपको टफ टाइम देता है। और एफपीएससी में भी ऐसे ही होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, आपसे कोई भी चीज बाहर नहीं जाए। तो प्लीज आप इन पे फोकस करें। बाकी जो अगली क्लासेस में रखूंगा, या जो आप क्लासेस कहेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसमें मैं ये सारी चीजें भी डिस्कस करूंगा, और इनमें से जो एक एक चैप्टर है हम उसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। और जो जो टॉपिक्स हैं, अगर आपको समझ ना आए तो कोई बात नहीं है, हम दोबारा भी एक और लेक्चर करेंगे जिसमें हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और आपको इसमें बताएंगे। अब मैं ये क्लास खत्म करने से पहले, अगर आपको कोई भी सवाल हो, वो इन टॉपिक्स के हवाले से हो, तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, रिसोर्सेज पूछने हो, तो अब आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।